ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हसन अयाज़ मौलम ख्वाजा हाई स्कूल रोज़ा बी गुलबर्गा आप तमाम बच्चों का संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ. बच्चों, आज हम जमात नहुम से एक सबक पढ़ने जा रहे हैं. इस सबक के उन्वान की जानिब बढ़ने से पहले मैं तमाम बच्चों से चंद सवालात करता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालात का सही जवाब देंगे. तो बच्चों, अब ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? बच्चों, कितने बर्रे आज़म हैं दुनिया में? जी बिल्कुल सही, दुनिया में जुमला 7 बर्रे आज़म हैं. तो बच्चों, इसी तरह अब अगला सवाल देखिए, 7 बर्रे आज़मों के नाम बताएं. बच्चों, बता सकते हैं आप 7 बर्रे आज़मों के नाम क्या क्या कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जुमला 7 बर्रे आज़म हैं. बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए, किस बर्रे आज़म से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे? बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस बर्रे आज़म से अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आए थे? तो सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही, बर्रे आज़म यूरोप से जो है ना अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आए थे. तो बच्चों, इसी तरह ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है पीले कलर में जो ब्लिंक हो रहा है, ये कौन सा बर्रे आज़म है बच्चों? जी बिल्कुल सही, ये बर्रे आज़म यूरोप है. अब आगे बढ़ते हैं. अब तो जी हाँ बच्चों, अब हम जो है ना जमात नहुम से अहद वस्त का यूरोप सबक का मुताला करेंगे. तो बच्चों, जैसा अहद वस्ता के माने हैं मिडिवल एज को कहते हैं, यानी कि दरमियानी वक्त को अहद वस्ता कहा जाता है. तो हम यहाँ पे अब यूरोप के जो है ना दरमियानी वक्त को यानी कि मिडिवल पीरियड को जानेंगे. ये कौन सा वक्त था, इतना वक्त था, यहाँ पे वो हुकूमत करने वाले कौन थे, यहाँ के समाजी, सियासी और मजहबी हालात कैसे थे, इन तमाम के ताल्लुक से जानेंगे. तो ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये दुनिया का एक खाका है. ये आपको जो नज़र आ रहा है येलो कलर में, ये क्या है बच्चों? ये यूरोप है. क्या है बच्चों? यूरोप है. यहाँ अब आपको जो है ना इसी सबक के ताल्लुक से पढ़ना है. बच्चों, अहद वस्ता का यूरोप में जो मुताला करने जा रहे हैं उसके चंद अहम नुकात देखिए बच्चों यहाँ पे. तो देखिए बच्चों, अहद वस्ता के यूरोप की सूरत हाल यानी कि अहद वस्त में यूरोप की सूरत हाल क्या थी जानेंगे. इसके बाद जागीरदाराना निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके ताल्लुक से हम तफसील से मुताला करेंगे. इसके बाद जागीरदाराना निज़ाम की नोयत और क़िस्में, यानी कि जागीरदाराना निज़ाम की नोयत क्या है और इसकी क़िस्में क्या हैं जानेंगे. जागीरदाराना निज़ाम के असरात, यानी कि बच्चों ये जागीरदाराना निज़ाम से क्या क्या असरात जो है ना वहाँ पे मुर्तब हुए समाज में या लोगों के ऊपर या सियासी तौर पे कौन कौन से असरात हुए, इन तमाम के ताल्लुक से हम यहाँ पे जानेंगे. जागीरदाराना निज़ाम की खामियाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम जागीरदाराना निज़ाम की खामियाँ क्या क्या है देखेंगे. जैसे अच्छाई भी होती है वैसे बुराई भी होती है, तो जागीरदाराना निज़ाम की कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ बुराइयाँ भी हैं, जानेंगे. जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा, बच्चों जागीरदाराना निज़ाम जो है इसका खात्मा कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, ये तमाम चीज़ें हम इस सबक में तफसील से जानेंगे. अहद वस्ता की यूरोप की सूरत हाल, तो बच्चों अहद वस्ता का जो यूरोप है उस दौर में अहद वस्ता कैसा था, यूरोप कैसा था, वहाँ के सियासी हालात क्या थे, इसके ताल्लुक से जानेंगे. 395 ईस्वी के बाद रोम सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जो रोम सल्तनत है ये जो है ना पहले यहाँ पे पूरे जो यूरोप के ऊपर पहले एक बादशाह यहाँ पे हुकूमत क्या करता था, एक ख़ानदान यहाँ पे हुकूमत क्या करता था. आगे चलकर ये जो यूरोप है 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया. तो बच्चों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूरोप जो है ये एक बर्रे आज़म है, ये एक मुल्क नहीं. हम यहाँ पे यूरोप एक मुल्क बोलकर नहीं बल्कि यूरोप एक बर्रे आज़म है. इस बर्रे आज़म में बहुत सारे अलग अलग ममालिक हैं. यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे आने वाले आयरलैंड है, बहुत सारे ममालिक हैं जो इस बर्रे आज़म यूरोप में
आते हैं। तो इस बर्र-ए-आज़म यूरोप में जो है ना, इन तमाम ममालिक में जो है ना हुकूमत करने वाला रोमी बादशाह था। उस रोमी बादशाह सल्तनत में जो है ना आगे चलकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये दो हिस्से जो थे, एक मशरक़ी रोम कहलाया और एक मगरबी रोम कहलाता है। तो ये दो अलग अलग हिस्सों में जो है ना यूरोप तकसीम हो जाता है। देखिए बच्चों, पहला कौन सा है? मगरबी रोम और उसके बाद मशरक़ी रोम। बच्चों आपको यहाँ तस्वीर जो नज़र आ रही है, इस तस्वीर में बीच में आपको जो लाल रंग की एक लकीर नज़र आ रही है, वो क्या है? यूरोप को दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम करता है। एक हिस्सा है मशरक़ी हिस्सा, एक हिस्सा है मगरबी हिस्सा। एक मशरक़ी रोम सल्तनत कहलाया, एक मगरबी रोम सल्तनत कहलाया। देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो पहला जो है 395 ता 476 तक रोमुलस अगस्टस के मगरबी रोम पर हुकूमत की। यानी कि जो सबसे पहले 476 तक जो हुकूमत यहाँ पर थी रोमों की, वो वहाँ पे जो है ना मगरबी रोम पर जो है ना हुकूमत चल रही थी। कब तक? 395 से लेकर 476 तक इनकी हुकूमत थी मगरबी रोमियों पर। इसके बाद 395 ता 1453 ईस्वी तक मशरक़ी रोम सल्तनत का दौर रहा। इसी के बरखिलाफ यहाँ पे और एक है इसका और एक हिस्सा मशरक़ी यूरोप का। मशरक़ी यूरोप क्या है बच्चों? ये मशरक़ी यूरोप जो है ना 395 से लेकर 1453 तक जो है ना इसका दौर रहा। इसको बाज़ेंटाइन हुकूमत भी कहते हैं। यानी कि जो मशरक़ी यूरोप है, इस मशरक़ी यूरोप को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बाज़ेंटाइन कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की फतह के बाद रोम हुकूमत का खात्मा हो गया। बच्चों यहाँ पे जो उस्मानिया तुर्क हैं, उस्मानिया तुर्क जो है ना कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के बाद उसको कब्ज़ा में ले लेते हैं। कब्ज़े में लेने के बाद यूरोप के तकरीबन इलाके पे जो है ना उस्मानिया तुर्कों का कब्ज़ा हो जाता है। उस कब्ज़े के बाद यहाँ पे रोम हुकूमत का खात्मा हो जाता है और यहाँ से जो है ना एक नया दौर तुर्कों का शुरू होता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी तक के यूरोप के दौर को अहद वस्ता का दौर कहते हैं। पहल तमाम अहद वस्त को तारीकी दौर कहा जाता था। रोमी सल्तनत के खात्मे के बाद 1000 साल तक के दौर को यूरोप में तहजीबी गिरावट का दौर कहते हैं। इस गिरावट को ही तारीकी दौर या डार्क एज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक के दौर को अहद वस्ता का दौर कहा जाता है जो यूरोप में गुजरा। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चंद बातें बताता चलूँ। जो अहद वस्ता का जो दौर है, इस दौर को जो है ना हम तारीकी दौर भी कहते हैं। तारीकी दौर से मुराद अंधेरे में डूबी हुई दुनिया। उस दौर में यूरोप जो है ना पूरी तरह से तारीकी में, अंधेरों में डूबा हुआ था। वहाँ पे कोई तहजीब नहीं थी, कोई तमद्दुन नहीं था। तो बच्चों मैं आपको पहले बताता चलूँ, जो यूरोप है, आज हम जो यूरोप को देखते हैं, आज का जो यूरोप है बहुत तहजीब याफ्ता है, तरक्की किया हुआ यूरोप है। वो आज हम यूरोप को देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आती हैं, तरक्की किए हुए चांद तक की जो है ना यूरोप के लोग पहुंच गए हमको नज़र आता है। इतना तरक्की करे हुए हैं बानिस्बत जो है ना दूसरे बड़े-आज़मों के। पर वक्त ऐसा भी गुजरा है, यानी कि जो इनका जो पास्ट गुजरा है, यानी कि जो इनका जो पिछला जो वक्त है, इस दौर में यानी कि गुजरे हुए वक्त में यूरोप जो है ना इतना तारीकी में डूबा हुआ था, इतना अंधेरे में डूबा हुआ था कि वहाँ किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लोग जो है ना किसी किस्म की कोई जो है ना उनको जान और माल की हिफाजत नहीं थी। इसीलिए जो है ना हम उस दौर को डार्क एज या तारीकी दौर भी कहते हैं। तो बच्चों चलो हम आगे बढ़ते हैं। अहद वस्त के दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों जो अहद वस्त का जो दौर है 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक का, इसको जो है ना हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए बच्चों 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है शुरुआती दौर, यानी कि अहद वस्त का जो दौर है उसका शुरुआती दौर। दूसरा है दरमियानी दौर। इसी तरह तीसरा देखते हैं बच्चों आखिरी दौर, यानी कि जो तीसरा दौर है बच्चों कौन सा है? वो आखिरी दौर। तो हम इन तीनों दौरों जो अलग अलग जो दौर गुजरे हैं, यानी कि अलग अलग जो ज़माने गुजरे हैं, इनको जो है ना जानते हैं। शुरुआती दौर को तारीकी दौर कहा जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे जो शुरुआती दौर जो है, ये शुरुआती दौर को हम क्या कहते हैं? तारीकी दौर, यानी कि डार्क एज कहते हैं। रोम में पैट्रेशियन नामी जमींदारी निज़ाम आम था। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो रोम जो सल्तनत है, इस सल्तनत में पैट्रेशियन नामी ज़मींदारी निज़ाम आम था।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, सियासी हुकूक को सेंट के नाम से जाना जाता था, यानी कि सियासी हुकूक यानी कि जो बादशाहों से जो लोग जुड़े हुए थे, जो सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हम सेंट नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? सेंट नाम से जानते थे। रोम के गुरबा को प्लेबियंस कहा जाता था, इनको कोई सियासी हुकूक नहीं थे। बच्चों यहाँ पे देखिए, जो गरीब लोग जो हैं, रोम के जो रोम सल्तनत में जो लोग रहते थे गरीब, ये लोग जो है ना, इनको प्लेबियंस कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था बच्चों? प्लेबियंस कहा जाता था। इनको किसी किस्म की कोई सियासी हुकूक नहीं थे, ना इनको तहजीब के एतबार से समाज में कोई इनका रुतबा था। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बर्बरी कौम के उरूज की वजह से रोमी सल्तनत का खात्मा हुआ। बच्चों यहाँ पे देखिए, जो बर्बरी कौम है, ये कौम जब रोम पर हमला करी तो यहाँ पर जो है ना रोमी सल्तनत का खात्मा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बर्बरी कौम, यहाँ पे आपको जो है ना चंद तस्वीर बताई जा रही है। ये क्या है? ये बर्बरी कौम की तस्वीर है। ये इतनी जो है ना खूनखोर कौम थी कि वो किसी को भी नहीं देखते थे, ना इंसान देखते थे, ना औरत, ना बच्चे, ना बूढ़े। जब ये हमला कर देते थे तो पूरे के पूरे जो है ना शहर पूरे तबाह कर देते थे। ये लोगों का काम इतना जो है ना जाहिलाना किस्म का था इनका रवैया कि वो किसी को जो है ना कुछ नहीं समझते थे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ से भी ये लोग गुजरते थे तो तबाह व बर्बाद कर देते थे पूरे इलाके को। इस तरह की ये कौम थी। ये देखिए बच्चों, चंद यहाँ पे आपको तस्वीर के ज़रिए बताया जा रहा है। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोमी हुकूमत के खात्मे के बाद यूरोप में माशी और समाजी हालात अबतर हो गए, यानी कि जैसे जैसे रोमी दौर यहाँ पे ख़त्म होता गया, सियासी और माशी और समाजी हालात जो है ना बद से बदतर होते गए। लोग जो है ना यहाँ पे बुरे हाल में आ गए। बदनज़मी का नंगा नाच था, बदनज़मी का नंगा नाच था। जान और माल की हिफाजत का सवाल ही नहीं था, यानी कि यहाँ पे बदनज़मी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं हम, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी निज़ाम नहीं था। हुकूमत किस तरह से चलना है, कैसे चलाना है, किसी किस्म की कोई जो है ना यहाँ पे हम ये किसी किस्म की कोई जो है ना यहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं देखते हैं। जान और माल की हिफाजत तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर लोग वक्त से पहले अगर घर को नहीं पहुंचते तो रात में जो है ना कभी भी उनका कत्ल किया जाता था। छोटी छोटी बात पे जो है ना लोगों को मार देना इनका आम बात थी। यहाँ पे जो है ना कत्ल, खून और गारतगिरी आम थी। लोग जो है ना किसी किस्म की कोई यहाँ पे हिफाजत नहीं महसूस करते थे। इस वक्त जो सियासी और माशी निज़ाम अमल में आया, इसको जागीरदारा निज़ाम कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब बर्बरी कौम यहाँ पे आने बाद तबाह व बर्बादी मचाई और यहाँ पे पूरी तरह से समाजी माशी निज़ाम दरहम बरहम होकर गया, यानी कि तबाह व बर्बाद हो गया, तो इसी वक्त जो है ना यहाँ पे एक नया दौर यानी कि नया निज़ाम जो है ना जारी होता है, जिसको हम जागीरदारा निज़ाम कहते हैं। कौन सा निज़ाम कहते हैं बच्चों? जागीरदारा निज़ाम कहते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, जो जागीरदारा निज़ाम है, यहाँ पर रोमी हुकूमतों के खात्मे के बाद यहाँ पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पूरी समाजी सियासी हालत जो है ना पूरी ख़राब होना शुरू हो गई रोम की। यहाँ पे रोम का जो बादशाह था चार्ल मैग्ने, इसकी मौत के बाद तो पूरी तरह से हालात जो है ना यूरोप के जो है ना ख़राब होना शुरू हो गए। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना जो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता उरूज में आया, उसको हम जागीरदारा निज़ाम कहते हैं। ये निज़ाम ताकतवर और कमज़ोरों के दरमियान का अहद था। ये क्या है? ये ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान का अहद था। जागीरदारों के पास ज़मीन होती थी, इसको रईस या नोबल कहते थे। यानी कि यहाँ पे क्या है? जागीरदारों के पास ज़मीन होती थी। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ये जो यूरोप का जो जागीरदारा निज़ाम है, यहाँ यूरोप में एक तरह का निज़ाम था। हम अक्सर देखते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में भी जो है ना 4 तरह के तबके हिंदू समाज में पाए जाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में जब पहले हिंदुस्तान जो पहले का था, अशोका के दौर का कहो या बादशाहों के दौर का जो कहेंगे, तो यहाँ पे 4 अलग अलग तबकों में समाज को बांटा गया था। एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। इस तरह 4 हिस्सों में बांटा गया था। इसी तरह यूरोप में भी जो है ना वहाँ के बादशाह जो है ना पूरे समाज को 4 हिस्सों में बांटे हुए थे। ये 4 हिस्सों में बांट कर जो है ना वो अपनी हुकूमत किया करते थे। सबसे पहला तबका था राजा का, उसके बाद आते हैं रईस जिसको हम नोबल भी कहते हैं, उसके बाद आते हैं फौज के बाद आता है किसान का तबका। ऐसा 4 अलग अलग तबकों में जो है ना वहाँ पे बादशाह समाज को बांटे हुए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए तस्वीर में बताया जा रहा है कि किस तरह से राजा जो है ना ज़मीन नोबल्स को
राजा क्या करते थे, ज़मीन नोबल्स को देते थे, नोबल्स यानी कि रईस को जो है ना कुछ ज़मीन का हिस्सा अता कर देते थे कि इतना इलाका आपका, यहाँ पे जाकर आप हुकूमत करो बोलकर। ये क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि उस दौर में जो यूरोप था बहुत बड़ी और वसी सल्तनत थी। इस बड़ी और वसी सल्तनत को एक मुकाम से चलाना मुश्किल था, इसीलिए जो है ना पूरे यूरोप को वहाँ पे क्या किया बादशाहों ने एक नई तरकीब निकाली कि थोड़े थोड़े हिस्से पे अलग अलग हिस्सों को जो है ना अलग अलग रईसों को, जागीरदारों को जो है ना दे दी गई। वो जागीरदार क्या करते थे, उस ज़मीन की निगरानी करते थे और जो है ना जो भी लगान बादशाह क्या करता था, नोबल के ऊपर, रईस के ऊपर जो है ना लगान लगाता था। और जागीरदारों का काम क्या था, इनके पैसे सालाना जो है ना लगान बादशाहों को देना और फौज की जो है ना निगरानी, फौज की जो है ना जिम्मेदारी लेना जागीरदारों का ये काम था। बादशाह को फौज देना और लगान देना ये जागीरदारों का निज़ाम था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए तस्वीर में अब आपको और एक नज़र आ रहा है, ये क्या है बच्चों, ये जो नज़र आ रहा है आपको रईस हैं। ये रईसों को क्या किया जाता था, ज़मीन जो है ना अतिया दी जाती थी, उनको तोहफे के तौर पर जो है ना ज़मीन दी जाती थी। अब आगे देखिए बच्चों क्या, ज़मीन पर मिल्कियत रखने वाले को मालिक या वेसल्स कहा जाता था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ज़मीन की जो मिल्कियत रखते थे, यानी कि ज़मीन तो जो है ना बतौर अतिया कुछ इलाका जो है ना रईसों को तोहफे में जो है ना बादशाह दे दिया करता था, पर असल में उस इलाके पे वहाँ पे मुकामी लोग जो थे वहाँ पे जो है ना उसके ऊपर ज़राअत करते थे, या उनके कब्ज़े में जो थी जिनके मालिक थे उनको जो है ना वेसल्स कहते हैं, या नाइट्स भी इनको कहा जाता है, जिसको हम फौजी, उर्दू में जिसको हम फौजी कहेंगे। ये जो है ना फौजी जो है ना ज़मीन की मिल्कियत रखते थे। इसी तरह आगे देखो बच्चों, इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये फौजी जो है ना रहते थे, ये फौजी क्या करते थे, इनके मातहत आने वाले जो लोग थे किसान, वो लोग जो है ना किसानों को ज़मीन बतौर जो है ना काश्तकारी के लिए दिया करते थे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो जागीरदाराना निज़ाम है बुनियादी तौर पर ये लो और दो के उसूल पर मबनी था, यानी कि ज़मीन को देना और लगान को हासिल करना, यही जो है ना बादशाहों का और जागीरदारों का काम था। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं कि राजा जो है ना रईस को दिया, रईस जो है ना वेसल्स को दिए, वेसल्स क्या करते हैं फिर किसानों को देते हैं। ये इस तरह जो है ना ये अलग ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे तबके को जो है ना ये ज़मीन तकसीम होते आती है। इसी को जो है ना हम लो और दो का उसूल कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए यूरोप में आदमी की समाजी हैसियत ज़मीन से होती थी, क्योंकि ज़मीन ही आमदनी का वाहिद ज़रिया थी। तो बच्चों जैसे मैं भी आपको बताया, बादशाह क्या करते थे, ज़मीन नोबल्स को जो है ना अतिया के तौर पर, इनाम के तौर पर देते थे। तो यहाँ पे यूरोप में किसी शख्स की समाजी हैसियत मालूम करना होता है तो हम सबसे पहले उस शख्स के पास कितनी ज़मीन है वो देखा जाता था, उसी से जो है ना हम समाजी हैसियत मालूम करते थे। क्यों बच्चों? क्योंकि उस वक्त में कमाई का या आमदनी का सबसे वाहिद ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन से हासिल होने वाली आमदनी ही थी। उस दौर में दूसरे ज़राए बहुत कम थे जिससे आमदनी हासिल की जा सकती थी। आम तौर पर राजा अपनी ज़मीन को नोबल लोगों में ज़मीन बांटने, नोबल लोग अपने से कम दर्जे वालों को ज़मीन बांटा करते थे। तो जैसे बच्चों मैं भी आपको बताया, जैसे राजा क्या करते थे, नोबल को ज़मीन बांटते थे। नोबल क्या करते हैं बच्चों, अपने से कमतर, जिसको हम नाइट्स कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, या फौजी भी जिसको हम कहते हैं, उनको जो है ना ज़मीन दिया करते थे। और वो फौजी क्या करते थे, अपने से कमतर जो है, जिसको हम किसान कहते हैं, जो खेतों में काश्तकारी करते हैं, या जिसको हम मजदूर तबका भी कहते हैं, ये मजदूर तबके को जो है ना वो ज़मीन देते थे। और उस ज़मीन को जो है ना क्या करते थे, ज़मीन को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर उससे जो है ना अनाज हासिल करते थे। अनाज के ऊपर जो है ना नोबल उसके ऊपर टैक्स लगाते थे। वो नोबल जो है ना टैक्स को फिर बादशाह को वापस किया करते थे। इस तरह ये निज़ाम चलता था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए तस्वीर के ज़रिए एक खाका आपको बता रहा हूँ मैं, तो किस तरह से ये निज़ाम काम करता था। तो देखिए बच्चों पहला कौन है बच्चों, ये पहला जो नज़र आ रहा है राजा है। उसके बाद देखिए बच्चों जो सेकेंड है, राजा के बाद जो सेकेंड नज़र आ रहा है बच्चों क्या है, ये है रईस। ये क्या है बच्चों, रईस है। हम रईस को क्या कहते हैं, नोबल भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रईस के बाद देखिए बच्चों कौन आता है, फौजी, जिसको हम नाइट्स भी कहते हैं, विशल्स भी कहते हैं। ये क्या है, फौजी हैं। इसके बाद बच्चों क्या है, देखिए इसके बाद किसान है। किसान यानी कि काश्तकारी, किसान कहो या मजदूर कहो, ये लोगों का तबका आता है। तो ये चार अलग अलग तबकों में जो है ना क्या करे थे, समाज को बांटा गया था। ये सबसे पहले ऊपर कौन आते हैं बच्चों, सबसे पहले ऊपर राजा हैं, उसके बाद बच्चों रईस है, उसके बाद बच्चों फौज है, उसके बाद बच्चों कौन है, सबसे नीचे या कमज़ोर तबका जिसको हम कहते हैं वो कौन है, मजदूरी का तबका कहो या किसानों का तबका कहो, ये जो है ना सबसे कमज़ोर तबका कहा जाता था यूरोप में। तो यहाँ पे जो है ना देखिए बच्चों, राजा तो ज़मीन नोबल्स को देते थे,
नोबल जो है ना वो ज़मीन को क्या करते थे, अलग अलग छोटे छोटे हिस्से थे, वो ज़मीन के टुकड़ों को जो है ना फिर फौजों को दे देते थे। फौज जो है ना उस ज़मीन के मालिक भी होते थे और जो है ना ज़मीन की जो है ना निगरानी भी वो किया करते थे। वो लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीनों पे किसान को या मजदूरों को जो है ना काम लगाकर उस पे जो अनाज हासिल होता था उसको जो है ना उससे पैसा या उससे मुनाफा हासिल करते थे। तो बच्चों अब देखते हैं जागीरदाराना निज़ाम। ये जागीरदाराना निज़ाम की किस्में कितनी हैं जानते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो राजा है, राजा जो है ना अपने रईसों को ज़मीन बतौर इनाम दिया करते थे। ये अलग अलग किस्मों में जो है ना हुआ करती थी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो किस्म बताई गई है इन्वेस्टिटर्स कहा गया है। ये ज़मीन की एक किस्म है, जो जागीरदारी निज़ाम की एक किस्म है। ये यहाँ पर क्या होता था, देखिए इस किस्म में ज़मीन का मालिक ज़मीन पर खेती करने वाले को सौंपते हुए इंसाफ और इत्तेहाद भी देता था। यानी कि जो पहली किस्म, जो जागीरदार की निज़ाम की पहली किस्म है, इन्वेस्टेटर इसको कहा जाता है। इस निज़ाम में जो खेती जो करते हैं ज़मीन पर, उनको जो है ना इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ देने का जो है ना वहाँ पे अहद किया गया था। ये जागीरदार निज़ाम में क्या करते थे, जागीरदार लोगों को ज़मीन जो है ना बतौर काश्तकारी करने के लिए देते थे और साथ में जो है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ भी और उनको हिफाजत का भी जो है ना वहाँ पे भरोसा दिया जाता था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक तस्वीर के जरिए आपको बताया जा रहा है किस तरह जो है ना वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, किस तरह वो लोग किस तरह उनके मातहत थे। अब इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है होमेज। इस किस्म में काश्त करने वालों से वफादारी का हल्फ लेना होता और मुल्क की खिदमत का हल्फ लिया जाता। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो होमेज है, यहाँ पे जो है ना काश्तकारी जो करते हैं उनको जो है ना बतौर हिफाजत भी दी जाती थी और इनसे एक हल्फ यानी कि इनसे खस्म उठाई जाती थी कि आप मालिक भी हैं और मुल्क की जो है ना मालिक की हिफाजत भी करेंगे बोलकर इस तरह से इनसे हल्फ लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो जागीरदाराना जो निज़ाम है, इस जागीरदाराना निज़ाम में लोग जो ज़मीन बतौर जो है ना अतिया दिया जाता था उनको। तो यहाँ पे जो है ना जिस निज़ाम में दो किस्में देखिए, दो किस्मों में जो है ना लोगों को बतौर ज़मीन दी जाती थी। इससे उनको जो है ना ये हैसियत हासिल थी कि वो ज़मीन पे काश्तकारी करते थे और उनको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि वो ज़मीन के ऊपर काश्तकारी करके अनाज हासिल कर सकते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया गया था। किसको दिया गया था? ये आम लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। देखिए बच्चों यहाँ तस्वीर के ज़रिए बताया जा रहा है जागीरदाराना निज़ाम के असरात क्या हैं, हम जानते हैं। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी इसकी आसानी थी। आसानी और तैयारी निज़ाम ही इसकी देन थी। यानी कि आसानी और तैयारी, ये इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? आसानी थी। यानी कि बतौर आसानी से लोगों को ज़मीन दी जाती थी और उसके ऊपर काश्तकारी करने के बाद उसको जो है ना बतौर सालाना जो है ना कुछ रकम जागीरदारों को देना पड़ता था। जागीरदार रईस को देते थे, रईस बादशाहों तक ये रकम पहुँचाते थे। इस तरह जो है ना इसका एक आसान तरीका था। आगे देखते हैं बच्चों, आदमी की हिफाजत का भरोसा इस निज़ाम देन है। यानी कि इस जागीरदाराना निज़ाम के ज़रिए क्या कहा गया? आदमी की हिफाजत का ज़ुम्मा लिया गया, यानी कि आदमी की हिफाजत करने का ज़ुम्मा लिया गया। इससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जब रूमी सल्तनत जो दार के जहाँ पे था वहाँ पे क्या था? इंसान की हिफाजत का कोई ज़ुम्मा नहीं था। यहाँ पे जो है ना जागीरदाराना निज़ाम जब वजूद में आया तो आदमी की हिफाजत का ज़ुम्मा जागीरदारों ने लिया। बच्चों आगे देखते हैं, ज़मींदार ही फ़ौजी खिदमात अंजाम देते थे। यानी कि ज़मींदार जो जागीरदार हैं बच्चों, ये जो जागीरदार हैं जैसे मैं आपको पहले बताया, ये जागीरदार का काम क्या था? फ़ौज भी उनके ज़िम्मे थी। जो बादशाह की फ़ौज की निगरानी भी वो क्या करते थे, फ़ौज की देखभाल भी वो क्या करते थे। ज़मींदार के पास खुद की फ़ौज होती थी जो बादशाह को बतौर फ़ौजी खिदमत दिया करते थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इक़्तिसादी निज़ाम में काबिल लिहाज तरक्की या तब्दीली वजूद में आई। यानी कि बच्चों जो फेडरलिज्म या जागीरदाराना निज़ाम है, इस जागीरदाराना निज़ाम में इक़्तिसादी यानी कि समाज में जो माशी तौर पे जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनमें काबिल लिहाज जो है ना तरक्की और तब्दीली हमको देखने को मिलती है। क्योंकि पहले के लोग बहुत पिछड़े हुए थे, उनके पास किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं थी, 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए थे। तो बाद में जैसे ही जागीरदाराना निज़ाम आया, इस जागीरदाराना निज़ाम के कुछ फ़ायदे ये भी हुए कि जो बुनियादी तौर पे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, इन लोगों में जो है ना समाजी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हुई, इक़्तिसादी तौर पर तब्दीली आना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग तरक्की करना शुरू करें। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। बर्बरी क़ुव्वतों को कुचल दिया गया। बर्बरी क़ुव्वतों को यानी कि बच्चों जो ताकतवर बादशाह थे या ताकतवर क़ुव्वतें थी, जो समाज में सिर्फ दबदबा कायम करके लोगों को डरा धमका कर जो है ना अपनी हुकूमत कायम करने चाहते थे, इस तरह के समाजी अंसर को यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से ख़त्म किया गया, कुचल दिया गया। आगे चलते हैं बच्चों। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में
अदब के फ़रोग़ के लिए इस निज़ाम ने खूब बढ़ावा दिया। बच्चों यहाँ पे जो जागीरदाराना जो निज़ाम है, इस जागीरदाराना निज़ाम के ज़रिए इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में जो है ना अदब को और टेक्नोलॉजी को जो है ना बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली, ताकत मिली। इससे क्या हुआ, यहाँ पे अदब की जो है ना पुरवान चढ़ी। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, इसी दौर में शेक्सपियर जैसा जो है ना काबिल, शेक्सपियर जैसा अदीब भी हम आपको देखने को मिलता है जो यूरोप से ही आया था। और ऐसे बहुत सारे अदीब हैं, जो बहुत सारे जो है ना साइंसदान हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आगे के दौर में जो है ना इसी यूरोप में पैदा हुए और यूरोप का नाम जो है ना रोशन किया। तो बच्चों अब हम देखते हैं ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, अब तक हम उनकी जागीरदाराना निज़ाम की किस्में देखे, जागीरदाराना निज़ाम के मायने समझे, जागीरदाराना निज़ाम के असरात क्या क्या हुए, अच्छे असरात और बुरे असरात दोनों भी देखे। अब जागीरदाराना निज़ाम के खामियां देखेंगे, गलत असरात यानी इनके गलत असरात क्या क्या मरतूब समाज पे, वो देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ना आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए ये समाज का एक तस्वीर है, समाज में जो पाए जाने वाले लोग थे इनकी एक तस्वीर बताई गई है। देखिए बच्चों, इस निज़ाम की असल से ऊंची ज़ात के लोग पैदा हुए। देखिए बच्चों, इस निज़ाम के असर से ऊंची ज़ात के लोग पैदा हुए। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो जागीरदाराना निज़ाम है, इस निज़ाम की खामी ये भी थी कि यूरोप में ऊंची ज़ात के लोगों का जो है ना जन्म हुआ, यानी कि यहाँ पे जो भी जागीरदाराना निज़ाम का जो रिवाज था ये ज़्यादा आम हो गया। इससे क्या हुआ बच्चों, आला ज़ात के जो लोग थे यही लोग जो है ना पूरी समाज में छा गए। निचले लोगों को जो है ना ज़्यादा समाजी हैसियत हासिल नहीं थी, रोज़मर्रा का उनको रोज़गार मिलता था उतना ही काफ़ी था, पर समाज में किसी किस्म की कोई हैसियत इनको नहीं थी। ना सियासी तौर पे इनको जो ना कोई फ़ायदा दिया गया था, ना तो जो है ना इनको सियासी कोई अमल दखल इनको दिया गया था। ये जो है ना सिर्फ ऊंची ज़ात के लोगों को ही जो है ना इसका हक हासिल था। ऊंची ज़ात के लोग और ज़मींदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो बच्चों आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसका एक गलत असर ये भी पड़ा कि ऊंचे लोग और ज़मींदारों के दरमियान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनमें झगड़ा भी होना शुरू हो गया। क्यों झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि ऊंचे लोग आगे चलकर जो है ना ज़मींदारों को दबाने लगे ज़्यादा लगान के लिए, या जो है ना किसी भी तरह की जो है ना समाजी हैसियत उनको नहीं मिलने की वजह से जो निचले तबके के लोग थे वो भी ऊंचे तबके के लोगों से चिढ़ होने लगी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में झगड़ने लगे। यही वजह थी कि ये निज़ाम जो है ना आगे चलकर तो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे अदालती निज़ाम में मसावात ना होने की खराबी साफ नज़र आने लगी, यानी कि अदालती निज़ाम में जो है ना इंसाफ नहीं दिया जा रहा था, मसावत नहीं दिए जा रहे थे। यही वजह थी कि जो निचले तबके के लोग हैं वो आला ज़ात के जो है ना मुखालिफ हो गए, आहिस्ता आहिस्ता खुलकर उनके सामने आने लगे। काश्तकारी और ज़मींदार के माहदे टूट गए, यानी कि यहाँ पे जो निचले तबका जो काश्तकारी का था और जो ज़मींदार के दरमियान जो माहदे किए गए थे आहिस्ता आहिस्ता ये माहदे टूटने लगे। वजह क्या थी बच्चों ये माहदे टूटने की, ये वजह ये थी कि यहाँ पे जो आला ज़ात के जो लोग थे निचली ज़ात के लोगों को या काश्तकारी तबके को जो है ना वो लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिए थे। उनकी क्या खामियाँ, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनको कौन कौन सी दुश्वारियाँ हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें नहीं देख रहे थे। वहाँ पे इंसाफ भी उनको नहीं मिल रहा था। इस वजह से जो है ना यहाँ पे ज़मींदारों और काश्तकारों के दरमियान का जो माहदा था, जो उनके दरमियान में जो एक एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट टूट गया। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए चर्च और हुकूमतों के माबैन झगड़े पैदा हो गए। बच्चों यहाँ पे जो चर्च है, जो मजहबी एक इदारा है जिसको हम चर्च कहते हैं, जहाँ से ईसाई मज़हब अपने मज़हब की पब्लिसिटी करते हैं या प्रचार करते हैं, तबलीग करते हैं, इस तरह जो है ना वो चर्च और हुकूमतों के दरमियान जो है ना झगड़ा पैदा हो गया। क्योंकि चर्च चाहता था, चर्च के जो पादरी वो चाहते थे कि अपने मज़हब के मुताबिक हुकूमतें चलें, निज़ाम समाजी निज़ाम अपने मज़हब के मुताबिक हो, पर यहाँ पे हुकूमतें चाहती थी कि अपने मुताबिक समाज को ढालें। इसी दोनों के दरमियान जो तसाद पैदा हो गया, इसी वजह से चर्च और हुकूमतों के दरमियान भी यहाँ पे झगड़ा पैदा हो गया। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सामाजिक गिरावटें शुरू हो गई। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, देखें जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा। तो बच्चों अब हम देखते हैं जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा किस तरह से हुआ। 14वीं सदी में आए हुए अमराज तकरीबन 3.5 करोड़ आदमियों की मौत की वजह बने। यहाँ पे जो प्लेग नामी एक मर्ज आया था, जो चूहों की वजह से पूरा जो है ना एक वबाई अमराज पूरे यूरोप में फैल गया था। देखिए बच्चों, यहाँ पे तस्वीर के जरिए आपको एक ख्याली खाका बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वहाँ पे लोगों की मौतें हो रही थी। आबादी का 1/3 हिस्सा मौत की वादी में फंस गया था। इस हादसे को तारीख में सया अमवात कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे देखिए, इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्लेग के मरीज ने सारे माहौल को घबराहट में डाल रखा था।
चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ग़िज़ाई अजनास में कमी ने ज़राअत पर गहरा असर डाला, यही ग़िज़ाई पैदावारी में कमी का बायस बनी। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा। हालात को काबू में लाने के लिए जागीरदार ने किसानों पर रिवायती लगान आयद करने लगे, तो हर तरफ समाजी कोहराम मचा हुआ था। यूरोप में हर तरफ बगावत आम होने लगी। जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे से यूरोप में सरमायादारी निज़ाम की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बढ़ते हुए जो है ना यहाँ पे आपको घर पर काम यानी कि होमवर्क के तौर पर चंद सवाल देता हूँ। आपको इन सवालों को करना है और आपके समाजी साइंस के टीचर को बताने हैं। देखिए बच्चों पहला सवाल है यहाँ पे, जागीरदाराना निज़ाम की दो किस्में कौन सी हैं? दूसरा सवाल बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जागीरदाराना निज़ाम के असरात बयान करें। तीसरा सवाल है बच्चों, जागीरदाराना निज़ाम की खामियां क्या थी? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप ये घर पर जो काम दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह से करेंगे, करके आपके समाजी साइंस के टीचर को बताएंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम सबक खत्म करते हैं। शुक्रिया।